Hello students, welcome to VT Biology. बच्चों today we are going to discuss questions of chapter 2 biological classification. So there are 12 questions in this chapter. We will discuss questions one by one. तो without time waste किए हुए बच्चों हम discuss करते हैं पहला question. ठीक है, पहला question है discuss how classification systems have undergone several changes over a period of time. क्वेश्चन है कि कैसे क्लासिफिकेशन सिस्टम्स विद टाइम चेंज होते रहे। तो देखिए बच्चे, सबसे पहले अरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन दिया लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिकली। ठीक है, उन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ध्यान में रखा। ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। उन्होंने क्या किया, ही डिवाइडेड प्लांट्स इनटू 3 ग्रुप्स। ओके, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। और उन्होंने एनिमल्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया, इनेमा हु हैड रेड ब्लड, ओके, दूसरा ग्रुप था एनेमा जिनके पास रेड ब्लड नहीं था। बट बच्चों ये क्लासिफिकेशन फेल हो गया क्योंकि इसमें सारे ऑर्गेनिज्म क्लासीफाई नहीं हो पाए। फिर क्या हुआ, फिर हुआ लीनियस ने अपना क्लासिफिकेशन दिया। लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया जिसमें कि उन्होंने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 किंगडम में डिवाइड किया, पहला प्लांटे और दूसरा एनिमेलिया। ठीक है, बट ये भी क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था वो काफ़ी सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं हो पाए। दूसरा, इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में लीनियस ने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर और फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के बीच कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं किया। और फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आर.एच. विटेकर ने इन 1969 एक क्लासिफिकेशन दिया जिसे हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। विटेकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया बच्चों, उसमें उन्होंने सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, यहाँ तक कि फाइलोजेनेटिक रिलेशंस अमंग ग्रुप्स को भी ध्यान में रखा। उन्होंने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में डिवाइड किया, पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटे और 5वां एनिमेलिया। तो दिस इज हाउ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैव अंडरगॉन सेवरल चेंजेस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट 2 इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया। तो बच्चों जब हमने हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया डिस्कस किए थे, हमने डिस्कस किया था कि हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया मोस्टली डिकम्पोजर्स होते हैं। बच्चों डिकम्पोजर्स इकोसिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि क्या करते हैं वो डेड प्लांट्स और एनिमल्स का डिके करके न्यू एनिमल्स और न्यू लाइफ के लिए बायोस्फीयर में एक जगह बनाते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि डिकम्पोजर्स इन इकोसिस्टम एक्ट एज एनवायरमेंटल क्लीनर्स बाय डिकेइंग डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड दे मेक रूम फॉर न्यू लाइफ इन बायोस्फीयर बाय डिकेइंग द डेड। फर्दर दे एड इन रिसाइकलिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। बच्चों इसके अलावा बच्चों मैंने बताया था कि कुछ हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया कर्ड फॉर्मेशन, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन और नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। तो ये सब आप यहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया जब हमने पढ़ाए थे बच्चों तब आपने पढ़ा था कि मीथेनोजन स्पेशली क्या करते हैं, ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि मीथेनोजेंस कैरी आउट अनएरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड प्रोड्यूस मीथेन गैस एज द मेन एंड प्रोडक्ट। ठीक है, विच इज यूज्ड एज रिन्यूएबल बायो एनर्जी। Because of this property of methanogen, they are used in गोबर गैस प्लांट एंड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। देखिए बच्चों, गोबर गैस प्लांट में हम मेनली बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं और मीथेन गैस बायोगैस का एक मेन कंपोनेंट है। अब चूंकि मीथेनोजन मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं इसीलिए हम इनका यूज़ गोबर गैस प्लांट में करते हैं। फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को देखें बच्चों तो यहाँ पर बहुत सारा ऑर्गेनिक वेस्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए हम मीथेनोजेंस को यहाँ यूज़ करते हैं ताकि वो ऑर्गेनिक वेस्ट को ब्रेक डाउन कर दें और उस ब्रेक डाउन से हमें मीथेन मिल जाए जिसको हम एक रिन्यूएबल बायो एनर्जी के फॉर्म में यूज़ कर सकें। क्लियर? चलिए
बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल वॉल ऑफ डायटम्स। तो देखिए हमने पढ़ा था कि सेल वॉल ऑफ डायटम इज मेड अप ऑफ सिलिका, है ना, ये सिलिका की बनी होती है। और इनमें जो सेल वॉल का अरेंजमेंट होता है वो हमने पढ़ा था कि सोप बॉक्स लाइक अरेंजमेंट होता है बच्चों। जो ओवरलैपिंग शेल है उसको हम एपिथीका बोलते हैं और जो ओवरलैप्ड शेल है उसको हम हाइपोथीका बोलते हैं। फर्दर हमने पढ़ा था बच्चों कि सिलिका बहुत ही टफ और इंडिस्ट्रक्टिबल मटेरियल है, ठीक है। तो आफ्टर डेथ ये ख़त्म नहीं होता है, क्या होता है, ये डिपॉजिट हो जाता है ऑन सी बेड, और ऐसे सी बेड को हम डायएटोमेशियस अर्थ बोलते हैं। फर्दर बच्चों सिलिका बहुत ग्रिटी होता है नेचर में, इसीलिए हम इसका यूज़ पॉलिशिंग और फिल्ट्रेशन में करते हैं। इसके अलावा बच्चों इस क्वेश्चन में आपको ये डायग्राम जरूर बनाना चाहिए जिसमें हमने सोप बॉक्स लाइक अरेंजमेंट दिखाया है, और लेबलिंग भी पूरी होनी चाहिए एपिथीका और हाइपोथीका की। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड आउट व्हाट डू द टर्म्स एल्गल ब्लूम्स एंड रेड टाइड्स सिग्निफाई। तो दे आर टू टर्म्स हियर बच्चों, एल्गल ब्लूम्स एंड रेड टाइड्स। We will discuss one by one. First of all, algal blooms. Algal blooms generally refers to the rapid growth of cyanobacteria in aquatic habitat. And due to their rapid growth, water color changes to green. There are some conditions which are conducive to algal blooms formation. First of all, presence of excessive nutrients such as fertilizer runoff or organic matter. Second important condition is presence of high temperature. If these two conditions are there, these conditions are conducive to algal blooms formation. Algal blooms are generally found in stagnant or slow moving water because proliferation in such water would be less troubling. Algal blooms affect the ecosystem negatively. How? Because it prevents sunshine reaching underwater plants. Second, it depletes oxygen in the water body. And some of the algal blooms are toxic also because they secrete toxin in the environment. I think algal bloom आपको बच्चों क्लियर हुआ होगा। Second है red tide. Red tide is also a rapid growth phenomena, but here rapid growth of protist, and environment is marine environment. There are two main protists which are responsible for this phenomena. I have written their name बच्चों, Goniolax and Gymnodium. You have to remember their name. If you are writing the answer, these two names should be in your answer. Because of their excessive growth, discoloration of water body occurs and it appears reddish brown. That's why this phenomena is known as red tide. These protists secrete a toxin which is saxitoxin. Saxitoxin basically neurotoxin होता है बच्चों, because of which it causes paralysis in aquatic organisms. That's why red tides is also not considered good for environment. Clear? बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ आर विरोइड्स डिफरेंट फ्रॉम वायरस। तो देखिए वायरस और विरोइड के डिफरेंस के लिए मैंने ये टेबल ड्रॉ की है। सबसे पहला डिफरेंस देखिए बच्चों, वायरस जो होते हैं वो न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं, तो इट मीन्स उसमें दो कंपोनेंट हैं, एक प्रोटीन और दूसरा न्यूक्लिक एसिड। बट इन केस ऑफ विरोइड प्रोटीन इज एब्सेंट एंड ओनली न्यूक्लिक एसिड इज प्रेजेंट। ओके। सेकेंड थिंग बच्चों, जो वायरस है उनमें जेनेटिक मटीरियल डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, बट किसी भी वायरस में डीएनए और आरएनए दोनों नहीं होते। अब देखिए जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं यानी कि बैक्टीरियोफेजेस में जो जेनेटिक मटेरियल है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। प्लांट वायरस के केस में मैंने आपको बताया था कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मिलता है, जबकि एनिमल वायरस में ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, और कुछ एनिमल वायरस ऐसे हैं जिनमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलता है। बट इन केस ऑफ वायरॉइड दे ऑलवेज कंटेन सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब बच्चों आप एक इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं वायरस का, टोबैको मोजाइक वायरस, ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, और विरोइड के केस में हमारा एग्जाम्पल रहेगा पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर विरोइड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज डिस्क्राइब ब्रीफली 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोआ। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू
बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के जितने भी मेरे वीडियोस यूट्यूब पर हैं, आप प्लीज़ पहले उनको देखिए, क्योंकि यदि आप उन वीडियोस को देखते हैं तो इन क्वेश्चंस को समझना और करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए अब हम क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करते हैं। तो 4 मेजर ग्रुप्स में जो सबसे पहला ग्रुप है बच्चों, वो है अमीबॉइड ग्रुप। अमीबॉइड ग्रुप जनरली फ्रेश वाटर फॉर्म्स होती हैं। सम आर मरीन वाइल सम आर टेरेस्ट्रियल ऑल्सो। जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म है बच्चों, वो मॉइस्ट सॉइल में पाई जाती हैं। अमीबॉइड ग्रुप की सबसे खास बात है प्रेजेंस ऑफ स्यूडोपोडिया, जिसे हम फॉल्स फीट के नाम से भी जानते हैं। अब इसका काम क्या है? देखिए बच्चों, फॉल्स फीट इन ऑर्गेनिजम्स के मूवमेंट और फूड कैप्चरिंग में हेल्प करता है। दूसरी खास बात अमीबॉइड फॉर्म्स की, इनकी मरीन फॉर्म्स में डिपोजिशन ऑफ सिलिका शेल्स पाया जाता है। बच्चों, अमीबॉइड ग्रुप के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, लेकिन डिपोजिशन ऑफ सिलिका शेल्स इन मरीन फॉर्म्स इज फाउंड। सम ऑफ अमीबॉइड फॉर्म्स आर पैरासिटिक ऑल्सो, और इसका एग्जाम्पल है एंटमीबा। जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस करते हैं बच्चों, तो आप हमेशा याद रखिए कि आप फिगर ड्रॉ करें। नेक्स्ट ग्रुप इज फ्लैजिलेट्स। नाम से पता चल रहा है कि देयर विल बी फ्लैजिला। फ्लैजिला होगा। पैरासिटिक फॉर्म्स डिजीज कॉज करती हैं, और इसका एग्जाम्पल है ट्राइपेनोसोमा विच कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस। क्लियर। नंबर थर्ड ग्रुप है सीलिएट बच्चों। सीलिएट सीलिया होते हैं इनमें, सो दे आर एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म, और इनकी एक खास बात होती है बच्चों, एक स्ट्रक्चर दैट इज गुलेट। इसी गुलेट से फूड इनसाइड द बॉडी जाता है। एक्चुअली ड्यू टू द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सीलिया, फूड इज स्टेयर्ड इन दिस गुलेट। एग्जाम्पल ऑफ सीलिएट ग्रुप इज पैरामीशियम। नेक्स्ट फोर्थ ग्रुप स्पोरोजोअन्स है। दीज आर पैरासाइट, डिजीज कॉज करते हैं, और इनकी लाइफ साइकिल में एक इन्फेक्शियस स्पोर स्टेज पाई जाती है। एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट। आई होप बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बच्चों, नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 to 12 डिस्कस करेंगे, उसके साथ मैं जल्दी ही आपके सामने आऊँगी। तब तक आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज करिए, और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से रिलेटेड जितने भी वीडियोस यूट्यूब पर मेरे पड़े हुए हैं, प्लीज़ उनको देखिए, क्योंकि आगे के क्वेश्चंस करने के लिए भी आपको इन वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप रिवाइज करिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।